चलिए, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक्सक्रीशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है ना। न्यूट्रिशन चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अभी एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई के अनुसार से आपका जो फर्स्ट टर्म है उस टर्म में जो एग्जामिनेशन होने वाला है सितंबर में टर्म 1 का, उसमें आपको जो है वो यही आपका फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है, फर्स्ट यूनिट है, वही पूछने वाला है। ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। फिर हम लोग आगे जब क्लास करेंगे तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग या नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई हो जाएगी, है ना। एनी प्रॉब्लम? तो देखते हैं। नो सर। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं कि हमने क्या क्या किया है और कौन कौन से बेस्ट चीज़ें हैं हमारे पास। तो अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में भी कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, और ह्यूमन की बात करेंगे, अदर एनिमल की बात करेंगे तो उसमें भी वेस्ट मटेरियल बनता है। अब ये वेस्ट मटेरियल है क्या? कई तरह के वेस्ट मटेरियल बनते हैं, है ना। CO2 भी एक तरह से हम लोग के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल ही है। बॉडी में यूरिया जनरेट हो रहा है, वो भी एक तरह से वेस्ट ही है ना। इस तरह से प्लांट बॉडी में गम्स है, लैटेक्स है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में वेस्ट होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो वेस्ट हैं, अगर ये वेस्ट हमारे बॉडी में जमा होता है तो सेल पे लोड बढ़ता है। हालांकि जमा कहाँ होगा, तो सेल में ही जमा होगा, सेल में ही स्टोर होगा। तो सेल क्या होगा, उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, डेटोरिएट होगा, डैमेज होता चला जाएगा, अल्टीमेटली सेल क्या होगा, डेड करेगा। और ये कंटिन्यूटी बनी रही तो मोस्ट ऑफ द सेल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल इनसाइड द सेल वो डैमेज होते चले जाएंगे। और जब मोस्टली सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो हमारे बॉडी को उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। मतलब हम लोग लगने लगता है कि समथिंग अनकंफर्टेबल हमारे बॉडी में जो है वो हो रहा है, हम कुछ अनवेल फील करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी में जो सेल्स में रिएक्शंस हो रहे हैं उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। और ये निकालने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, है ना। इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर समझते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं क्या है, द एलिमिनेशन, है ना, द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक, ऐसे करके लिख सकते हैं, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, है ना, फ्रॉम बॉडी टू, फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड, है ना, फ्रॉम बॉडी टू, फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड, फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड, the elimination of metabolic waste material from body to outside is called, क्या कहलाया, एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये समझना है हमको जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये जो एक्सक्रीशन है उसमें क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन बातें हैं यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कुछ कॉमन बातें करता हूँ, जैसे रेस्पिरेटरी वेस्ट, है ना, रेस्पिरेटरी वेस्ट। हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या है, रेस्पिरेटरी वेस्ट CO2 eliminated, eliminated, eliminated by, eliminated by, कैसे निकलता है,
eliminated by lungs, लंग्स के थ्रू निकाला जाएगा, लंग्स के द्वारा निकलेगा, ठीक है ना। एलिमिनेटेड बाय लंग्स कब? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन करते हैं तो, ये तो पड़ा हुआ है, इस तरह से हो गया। अगर यही चीज कॉमनली अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में क्या होता है भाई, सोचो क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक वेस्ट की बात करेंगे, कॉमन बात कर रहे हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक वेस्ट O2 है ना, एलिमिनेटेड, कैसे एलिमिनेट हो रहा है? एलिमिनेटेड बाय स्टोमाटा, स्टोमाटा से निकल जाएगा, प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा, वो डिफ्यूजन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कुछ बात करेंगे, सम ऑफ द वाटर भी बॉडी से निकलता है जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो, है ना, यहाँ लिख सकते हैं वाटर ऑल्सो गेट्स इवापोरेटेड, water also gets evaporated from lungs, ठीक है, गैसेस फॉर्म में निकलता है ना लंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो। ये कुछ कॉमन बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं मैंने लिखा यहाँ पे, है ना, समथिंग कॉमन बात यहाँ पे नोट कर दिया गया है। अब इसको आगे समझना ये है कि एलिमिनेशन से हो क्या रहा है ना, एलिमिनेशन होता क्या है, कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो जो बॉडी में बना लेकिन उसकी आवश्यकता बॉडी को नहीं है, तो वो उसको वेस्ट समझ लेता है और उसे बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से, ये कुल मिलाकर के एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन एक टर्म और है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही एलिमिनेट नहीं करता है, बल्कि ये हमारे बॉडी में प्रॉपर वाटर और जो आयोनिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब प्रॉपर वाटर और आयोनिक बैलेंस की बात की जाती है तब उसको हम दूसरे टर्म से डिफाइन करते हैं, और वो जो दूसरा टर्म हो जाता है व्हिच इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहलाता है वो? ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है तो ध्यान देना है यहाँ पे, इसका डेफिनेशन मैं कर देता हूँ, है ना, लिख सकते हो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर amount, proper amount of water, proper amount of water and ionic balance, ionic balance, है ना। The process of maintaining proper amount of water and ionic balance in the body, in the body is called osmoregulation, osmoregulation, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ एक और टर्म, चूंकि ये एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ है, और जब एक्सक्रीशन हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, तो इस कारण से हमारा जो बॉडी है, ठीक है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में जो प्रॉपर बैलेंस बिठाने की बात होती है ना,
इसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। अब जैसे देखो, बाहर में काफी ज्यादा धूप है, सपोज करो काफी ज्यादा टेम्परेचर है, काफी ज्यादा धूप है, तो उस समय आपके बॉडी से क्या होता है? इवापोरेशन, परस्पायरेशन, स्वेटिंग ज्यादा होता है। अब ज्यादा स्वेटिंग होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? वाटर इनटेक करोगे, है ना? वाटर इनटेक करोगे। अगर हम पानी कम पीते हैं तो बॉडी से वाटर निकलता ही रहेगा स्वेटिंग के थ्रू, तो वैसे में क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो सकता है, वाटर की कमी हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो उसमें भी परेशानी होती है, उसमें भी एक बीमारी आ जाती है जिसको कहते हैं ईडिमा, है ना? उसमें आता है एक बीमारी जिसको कहते हैं ईडिमा, यानी बहुत ज़्यादा जो है सेल के अंदर अगर वाटर भर गया तो वो स्वेल कर जाएगा, उसमें भी वो रप्चर कर सकता है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको समझना है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको? ठीक यस है, सर। आप फास्ट करेंगे या आप तैयार रहेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लें या तो आप फास्ट तरीके से लिखें। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एक मतलब निकाल देते हैं इस तरह से, एक्सक्रीशन, है ना? एक्सक्रीशन नॉट ओनली eliminate, not only eliminate, not only eliminate waste, but also but also but also but also maintain, but also maintain also maintain electrolyte, electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट यानी आयंस की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, जो आपने यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन में किया, वाटर बैलेंस। तो ये चीज जो है एक्सक्रीशन के साथ जो है हो जाता है, यानी एक्सक्रीशन के साथ ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, यस सर। इलेक्ट्रोलाइट से क्या इलेक्ट्रोलाइट, है ना? आयंस की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं। आयन और मिनरल्स को एक साथ क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब कुछ बातें और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, वो है होम्योस्टैसिस, है ना? होम्योस्टैसिस एक टर्म यहाँ पे नोट कर देते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, ठीक है? ये जो होम्योस्टैसिस टर्म है, इसका मतलब अभी मैंने बताया कि ये क्या है। तो ये एक तरह का क्या है? इट इज अ मेंटेनेंस, इट इज अ मेंटेनेंस, है ना? एक तरह से मेंटेनेंस है, या अप्रोप्रिएट बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, ये कुल मिला के क्या कहलाता है? तो होम्योस्टैसिस कहलाता है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज द मेंटेनेंस, it is the maintenance of equilibrium, है ना? It is the maintenance of equilibrium, it is the maintenance of equilibrium between the organism, between the organism and external environment, external environment, and a constant favorable internal
constant favorable internal environment, constant favorable internal environment in the body, इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बॉडी में जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करेंगे वो कैसे? ठीक है, तो ये मेंटेनेंस अभी जैसे बताया कि होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहे हो। क्लियर है? आई बात समझ में? आप इस चीज को हमेशा करते रहते हैं। जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन ठीक ठाक हो गया है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन है, और ये दोनों अगर मेंटेन है तो बेसिकली क्या होता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन होता रहता है। ठीक है, होम्योस्टैसिस मेंटेन होता रहता है। यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ये बॉडी, हालांकि बॉडी तो ऑटोमेटिक इस चीज की मांग करता है कि भाई हमें प्यास लग गई है, पसीना ज्यादा निकल रहा है ना। इस तरह से बहुत सारा चीज जो है वो बॉडी खुद ही रिक्वायरमेंट करता है, खुद ही मेंटेन करके करता है। लेकिन ये सारा का सारा कैसे काम हो रहा है? तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन, ये सब मिलकर के इन चीजों को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब समझते हैं कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, तो एक्चुअली में जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, इधर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे पढ़ना है हमें। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट टॉपिक हमारा है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, तो अभी समझो जरा सा कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। लेकिन मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट कौन है? जो मेन रूप से मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में है वो कौन है भाई? तो हम यहाँ पे नॉर्मली बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की। ठीक है, तो ध्यान देंगे, समझना है हमें। यहाँ पे ये सबको पता है कि अगर इसका हम डेफिनेशन देना चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि द वेस्ट मटेरियल विच जनरेटेड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, है ना, लेकिन ये नाम से ही पता चल रहा है तो इसको ज्यादा आगे सेंटेंस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे बेटर है कि मैं टॉपिक यहाँ पे लाता हूँ और लिख देता हूँ कि क्या होता है ना। द मेजर मेटाबॉलिक वेट, है ना, द मेजर मेटाबॉलिक वेट आर नाइट्रोजिनस वेस्ट। ध्यान देंगे, जो मेटाबॉलिक वेस्ट, जितने भी तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, उन सभी में से जो मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट है? नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना। मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है। किसके लिए? द मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट आर नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर एनिमल बॉडी के लिए, है ना, एनिमल बॉडी के लिए। हालांकि प्लांट भी रिलीज करते हैं, लेकिन एनिमल बॉडी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी समझना है हमको आगे। ठीक है, अभी समझते हैं थोड़ा सा कैसे बना है, कि कैसे बनता है। आपको पहले बताया था कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजनस बेस कैसे बनेगा। तो हमारे बॉडी में तो डायरेक्टली नाइट्रोजन आता नहीं है। नाइट्रोजन आने का जो तरीका है बॉडी में, या तो प्रोटीन के थ्रू आएगा, प्रोटीन टूटने के बाद अमाइनो एसिड बनाएगा।
तो उसी के थ्रू नाइट्रोजनस बेस बन सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस बनता कैसे है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन के कारण बनता है। तो लिख सकते हैं, है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड, है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, इनके ब्रेक डाउन से ही बनता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आगे, तो ध्यान देंगे ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आर कौन कौन है भाई, तो इसमें आता है अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एंड सम एनिमल्स में अमाइनो एसिड्स भी आता है वेस्ट के रूप में। ठीक है, ये सभी क्या है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है। यानी कुल मिला के कहेंगे कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्रोटीन और अमाइनो एसिड के टूटने से ही बना है, लेकिन सम एनिमल्स में अमाइनो एसिड भी जो है वो बेस के रूप में रिलीज करता है, लेकिन मोस्टली क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमाइनो एसिड। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, तो जो नाइट्रोजनस बेस्ड है उसके बेसिस पर एनिमल का कई कैटेगरी होता है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे कि बॉडी में यूरिया कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ जनरेट होता है, यानी जिसको हम कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। ठीक है, तो उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा दूँ इसको, नोट कर लिया आपने इसको। ठीक है, तो टॉपिक बनाते हैं। हाँ चलिए, अभी कॉमन बातें चल रही, ये खास करके कोई ह्यूमन के लिए नहीं हो रहा है या किसी के लिए नहीं हो रहा है, कॉमनली हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, एक्सक्रीशन, है ना, कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे समझते हैं, ऑन द बेसिस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of nature of नाइट्रोजन, कैसे, किस तरह से नाइट्रोजन निकल रहा है, on the basis of nature of नाइट्रोजनस बेस animals are of following types, ठीक है, एनिमल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कौन कौन है भाई, तो यहाँ पे पहले नोट कर रहे हैं हम, जिसको हम कह सकते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। हम अमोनोटेलिक एनिमल्स यहाँ पे नोट कर रहे हैं, तो अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते किसको, क्या होता है, ठीक है, समझना ये है। ऐसे इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको नॉर्मली समझते हैं कि क्या होता है ना, इसको नोट करेंगे। द एनिमल्स in which urinary elimination of nitrogen,
is mainly in the form of the animals in which urinary elimination of nitrogen is mainly in the form of ammonia. In the form of ammonia. Ammonia is called, काफी आसान चीज है, अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक एनिमल। यानी कुल मिलाकर बात हो गई कि वैसे एनिमल्स जिसमें यूरिन के थ्रू, है ना, यूरिन के थ्रू नाइट्रोजन का जो एलिमिनेशन है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। यानी यूरिनेशन जो हो रहा है उस यूरिनेशन में नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म रिलीज हो रहा है? अमोनिया रिलीज हो रहा है। तो अगर अमोनिया रिलीज हो रहा है यूरिन के थ्रू तो उसको कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स का अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ऐसे तो अमोनोटेलिक एनिमल्स ज्यादातर एक्वाटिक ही होते हैं, है ना। अमीबा, लीच, है ना, अमीबा है, लीच है, प्रॉन, सीला, ठीक है, सीला, ठीक है, जिसको स्नेल भी बोल सकते हैं, बॉनीफिश, एटीसीडॉट, पैरामीशियम भी होता है, नो प्रॉब्लम, उसमें भी आता है एटीसीडॉट, ठीक है। प्रॉन के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये 60% जो है अमोनोटेलिक है और 40% जो है वो यूरियोटेलिक है। यानी यूरिया भी रिलीज करता है और अमोनिया भी रिलीज करता है। अमोनिया आई बात समझ में? हाँ, यूरिया भी रिलीज करता है और अमोनिया भी रिलीज करता है। प्रॉन अमोनिया 60% और यूरिया 40%। यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके, दिखा करके, ठीक है। 60% क्या? अमोनिया, और 40% क्या? यूरिया, ठीक है। 40% यूरिया रिलीज करता है। चलिए, क्लियर है ये बात? एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पे हमें मिटाना बहुत कम पड़ेगा, ठीक है, मिटाना बहुत कम पड़ेगा। हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, है ना, चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? तो यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पे हम बात करेंगे क्या? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एनिमल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द एनिमल्स इन विच यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो गया? यूरिया, ठीक है, यूरिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक। क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल। काफी आसान है लिखना। एक सेंटेंस आपने बना लिया इसका तो ये कंटिन्यूअसली इस पे चला जाएगा। यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक है तो यूरिया रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन का जो फॉर्म है यूरिया वो रिलीज हो रहा है यूरिनेशन के साथ। लेकिन इसका जो, है ना, एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल बदल जाएगा, और एग्जाम्पल इसमें कौन आएगा उसको आपको समझना है। तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं ये बेसिकली आपका जो है एग्जाम्पल में जो यूरियोटेलिक है ना, जो यूरियोटेलिक है उसमें ज्यादातर आते हैं अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म है, रेप्टाइल्स भी हैं, ठीक है। कौन कौन है? तो अर्थवॉर्म है, रेप्टाइल्स भी है, सम ऐसे कह सकते हो, सम रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। समझना ये है कि ये जो अर्थवॉर्म है ये ड्यूअल नेचर का होता है।
अर्थवॉर्म ड्यूअल नेचर का ये है कि जब वाटर ज्यादा है तो ये अमोनिया रिलीज कर देता है, ठीक है। अमोनिया, अगर वाटर ज्यादा है तो हाई वाटर, ठीक है, वाटर ज्यादा है तो अमोनिया, और यही अगर वाटर कम है तो क्या, यूरिया। ऐसा चेंजेबल नेचर का होता है। वाटर का अमाउंट अगर कम हो गया तो यूरिया, और वाटर अमाउंट ज्यादा हो गया तो अमोनिया रिलीज करता है। इस तरह से ऐसा चेंजमेंट यहाँ पे देखा गया है। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? हाँ, ठीक है। इवन कुछ बातें जो है एलिगेटर के लिए, क्रोकोडाइल के लिए ऐसा आता है कि वो मिक्स्ड हो जाता है। मिक्स का मतलब अमोनिया भी रिलीज करेगा, यूरिया भी रिलीज करेगा, यूरिक एसिड भी रिलीज करेगा, मतलब एज पर द प्लेस कहाँ वो मिल रहा है उसके अनुसार से वो नेचर को चेंज भी कर देता है ना, बदलता रहता है। तो एक तरह से कह सकते हो कुछ तो असर पड़ता है ना इसका, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का। समझ रहे हो बात को? चलिए, ये हो गई बात। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर डाल रहे हैं और यहाँ पे हम नोट करेंगे, ठीक है। क्या नोट करने वाले हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक एनिमल। तो यहाँ पे मैं बदल देता हूँ, द एनिमल्स इन विच यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे बदल दे रहे हैं, यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है तो उसको कहते हैं, अच्छा यहाँ पे चेंज हो गया था, यूरियोटेलिक होना चाहिए था उस समय, और यहाँ पे लिखा गया था यूरिकोटेलिक। इसका वाला टर्म जो है उसमें लिखा गया था, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, लिखने में कहीं छूट गया है ना। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में यूरिकोटेलिक लिखा गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा, यूरियोटेलिक एनिमल्स कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो चेंज होगा, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है भाई, ऐसे बताया गया है कि जो अमोनिया है वो मोर टॉक्सिक होता है और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक। ऐसे बताया गया है कि यूरिया इज 1,00,000 टाइम्स, है ना, 1,00,000 लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया, यानी 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक होता है यूरिया, यानी अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, तो इसमें आता है कॉकरोच, हाँ, कॉकरोच, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, पक्षी जो भी है, etc, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं यहाँ नोट कर देता हूँ अमाइनोटेलिक, अमाइनोटेलिक एनिमल। नंबर 4 में लिखना तो वही है, क्या लिखना है, द एनिमल, द एनिमल इन विच यूरिनरी, in the animals in which urinary elimination of nitrogen is mainly in the form of amino acid. Amino acids is called aminotelic, aminotelic animal, ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? तो इसका यूनिक एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है। एक है यूनियो जिसको कहते हो, है ना, यूनियो जिसको पर्ल ओयस्टर बोलते हैं, मोती। और एक है स्टारफिश। स्टारफिश नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया आपने यूनियन इसको? को स्टार को। हाँ, यूनियो जिसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्निथाइन साइकिल, जिसमें आपको क्या मिला है? नॉर्मल कुछ बातें यहाँ पर लिखा गया है। जैसे बताया है कि मोस्ट एनिमल कन्वर्ट कर देता है टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में, है ना। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यूरिया जो है लगभग 1,00,000 गुना यानी 1,00,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है देन द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया से 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक होता है। फिर है कि ये वाटर सॉलेबल है और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी रह सकता है ह्यूमन बॉडी में, और इसको रिलीज करने के लिए ज्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे है ऑर्निथाइन साइकिल का डेफिनेशन कि कैसे बनता है, ऑर्निथाइन साइकिल कैसे हुआ। तो कहता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथाइन साइट्रोलाइन आर्जिनिन और एक एंजाइम है आर्जिनेज, तो कुल मिलाकर इसको कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। ऑर्निथाइन साइकिल को ऑब्जर्व किया है क्रेब्स ने और हेंसेलिट ने, इसलिए हेंसेलिट एंड क्रेब साइकिल बोलते हैं। क्रेब साइकिल एंड हेंसलिट साइकिल, अकेले क्रेब साइकिल या अकेले हेंसलिट साइकिल नहीं कहेंगे, दोनों मिलाकर के ही कहेंगे। ठीक है, चलिए। ऑर्निथाइन भी अब ये साइंटिस्ट कहाँ है। होता है? हाँ, ऑर्निथाइन साइकिल। ओके, तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं थोड़ा सा रिएक्शन के साथ हम पढ़ लेंगे ऑर्निथाइन साइकिल। रिएक्शन के साथ हम पढ़ लेंगे क्या होता है, प्रोसेस को समझना, समझिए। ठीक है, कहाँ होता है, कहाँ होता है ये? इट ऑपरेट्स mostly in लीवर सेल, यानी ऑर्निथाइन साइकिल जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? लीवर सेल्स में हो। इट ऑपरेट्स मोस्टली इन लीवर सेल। क्या होता है तो समझिएगा। अमोनिया फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? अमोनिया, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं टर्म डाल देता हूँ, उसके बाद आगे करूंगा। ठीक है, स्टेप्स, है ना, स्टेप्स। तो स्टेप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा होता है। तो अमोनिया रिएक्ट्स विद CO2। अमोनिया reacts with CO2 and phosphate phosphate मिलेगा and phosphate to form कार्बामोइल। जो बनाता है वो बनाता है कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है। लेकिन ध्यान देना है कि रिएक्शन कैसे होगा, है ना। डायरेक्ट CO2 तो नहीं मिलता है, डायरेक्ट CO2 तो नहीं मिलेगा, बल्कि CO2 मिलेगा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। तो वो ऐसे करके रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे NH4 प्लस
है ना, HCO3, ठीक है। और फॉस्फेट है, फॉस्फेट कहाँ से लिया है, फ्रॉम ATP से लिया है ना, ATP से लिया है। और यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा, कौन सा एंजाइम रहेगा, तो एंजाइम का नाम है कार्बामोइल, हाँ, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज बोल सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, सिंथेटेज, एंजाइम का नाम ध्यान रखना है। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जा रहा है, जो नया चीज बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बामोइल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। हाँ, एंजाइम का नाम 2A, एंजाइम का नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, है ना, क्या बन गया, कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया। कौन अलग है, कौन अलग है भैया, कौन अलग है, देखो यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ, तो तीनों अलग अलग में लिखोगे, है तीनों एक ही, लेकिन सेंटेंस मतलब वर्ड तो सबका अलग अलग रहेगा। यस। और यहाँ पे बन जाएगा कार्बामोइल फॉस्फेट, इसके अलावा क्या बनेगा, तो 2ADP, और एक जो है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बाहर हो जाएगा, 2ADP + 1PI, ठीक है। अब क्या होता है समझना है। अब ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट जो है, ये इन, जैसे आपको याद रखना जरूरी है कि आपने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, तो उसमें जो पायरुवेट था वो तो इंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का, लेकिन क्या पायरुवेट डायरेक्टली इंटर किया था क्या, नहीं ना, नो ठीक है। सर।